आप सभी का ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं 28/8/2019 डीएसएसबी के पार्ट थर्ड के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन स्टेज ऑफ डाइंग एंड से दैट आई जस्ट वांट टू सी माय ग्रैंड चिल्ड्रन बर्थ देन आई एम रेडी, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ डाइंग। कहने का मतलब है मरीज किस में है, डाइंग की कंडीशन में है। तो डाइंग की कंडीशन में क्या होता है कि मरीज के सामने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या उसको लो डेथ होने की क्या रहती है, चिंता सताती है। तो मरीज के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीफ। इस ग्रीफ के अंदर 5 स्टेज होती हैं। पहली होती है डेनाइल, दूसरी होती है एंगर, तीसरी होती है बार्गेनिंग, चौथी होती है आपकी डिप्रेशन और पांचवी होती है एक्सेप्टेशन। तो आपके ग्रिप की पहली स्टेज के अंदर जो मरीज होता है वो किसी भी प्रकार की स्ट्रेस को या लॉस को क्या करता है, वो खंडन करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको बोलता है कि मुझे ऐसी चीज कभी भी नहीं हो सकती, उसके बारे में बोलता है। सेकंड स्टेज में बोलता है कि ये मुझे ही क्यों हो गई, उस सिचुएशन के बारे में वो क्या करता है, गुस्सा करता है। तीसरी जो सिचुएशन होती है, फेज होती है, इसके अंदर क्या करता है, वो बार्गेनिंग करता है कि ये मेरे को ही क्यों हुआ, किसी और को क्यों नहीं हुआ। इन चीजों के बाद में वो मरीज धीरे धीरे किस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और लास्ट में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिएगा इसमें मरीज क्या कह रहा है कि मैं डाइंग के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं कब, जब क्या कर लूं, मैं मेरे ग्रांड चाइल्ड का क्या कर लूं, बर्थ उसको क्या कर लूं, देख लूं। तो कहने का मतलब वो क्या है, बार्गेनिंग की कंडीशन में, किसमें है, बार्गेनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बार्गेनिंग जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द करेक्ट स्टेट पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट हु शो साइन ऑफ शोक। कहने का मतलब है कि मरीज किसका है, शोक का। तो याद रखिएगा शोक के अंदर आपकी बीपी फॉल होती है। तो क्या करना है आपको, बीपी फॉल होने के लिए ब्रेन को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई देनी है। ब्लड सप्लाई देनी है तो क्या करना है, आपकी बॉडी की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करते हैं अपन, हेड को क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, और फुट को क्या कर देते हैं, अपवर्ड कर देते हैं। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं, या इस पोजीशन को अपन बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी बोलते हैं, टेंडलबर्ग पोजीशन बोलते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के अंदर टेंडलबर्ग फर्दरली फिर दो दी गई हैं, एक रिवर्स दी गई है, एक कौन सी दी गई है, मॉडिफाइड। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो हेड एंड है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, और आपके जो फुट एंड है वो क्या होंगे, डाउनवर्ड होंगे। तो क्या आप इस मरीज को पैर नीचा करना चाहेंगे या पैर ऊपर करना, क्योंकि आपके ब्रेन के फंक्शन को क्या करना है, मेंटेन करना है। जब यदि मरीज के पैर नीचे हो जाएंगे तो ब्रेन का जो ब्लड है वो फिर कहाँ आ जाएगा, फुट के पास, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ब्रेन के फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो आपको कौन सी पोजीशन नहीं देनी है, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन है, नहीं देनी है। तो फिर कौन सी पोजीशन है आपकी, मॉडिफाइड टेंडलबर्ग पोजीशन इसके अंदर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। कहने का मतलब है कि एक मरीज को रूमेटिक फीवर है। तो देखिएगा रूमेटिक फीवर को असेसमेंट करने के लिए जॉनसन क्राइटेरिया अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। जॉनसन के अंदर 2 क्राइटेरिया है, पहला होता है मेजर क्राइटेरिया और दूसरा होता है माइनर क्राइटेरिया। देखिएगा मेजर के अंदर इंक्लूड किया जाता है कार्डाइटिस, उसके बाद में आपका इंक्लूड किया जाता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, उसके बाद में किया जाता है इरिदिमा मार्जिनेटम, चौथा इंक्लूड किया जाता है पॉली आर्थराइटिस, और लास्ट में इंक्लूड किया जाता है कोरिया। तो देखिएगा आपका कार्डाइटिस भी है, उसके बाद में आपका सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी है, उसके बाद में आपका क्या है, कोरिया भी है। तो बचा ऑप्शन में क्या है, आर्थरालजिया। आर्थरालजिया इसके अंदर किस में इंक्लूड किया जाता है, माइनर में इंक्लूड किया जाता है। रूमेटिक फीवर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहां से आप माइनर के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक HIV पेशेंट है, उसको कौन सी जो वैक्सीन है वो क्या नहीं कर सकते, एडमिनिस्टर कर सकते। देखिएगा याद रखिएगा को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन होते हैं, जिसके अंदर आपका TB आ गया, एड्स आ गया, HIV आ गया, ये सभी मरीज क्या होते हैं, आपके रिनल ट्रांसप्लांट का मरीज आ गया,
ये सभी क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं, और इनको याद रखिएगा, इनको लाइव वैक्सीन कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, लाइव वैक्सीन क्या नहीं करते हैं, एडमिनिस्टर नहीं करते। तो देखिएगा ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले डीपीटी है आपका, टॉक्सोइड प्लस आपका क्या है, किल्ड वैक्सीन है। उसके बाद में आपका हेपेटाइटिस बी है, ये क्या है आपकी, किल्ड वैक्सीन है। आपका एमएमआर क्या है, आपकी लाइव वैक्सीन है। और ओपीवी क्या है, आपका लाइव वैक्सीन है। तो दो यहाँ लाइव वैक्सीन है, लेकिन ऑप्शन क्या करना है, एक चूज करना। तो देखिएगा, यदि किसी मरीज को एचआईवी है और उसके सिम्टम्स माइल्ड और मॉडरेट हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एमएमआर की वैक्सीन अपन क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या जाएगा, ओपीवी, इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं 7 नंबर का, व्हाट इज द कॉमन पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो इसकी एक ही फिजियोलॉजी है जो मोस्ट कॉमनली याद रखी जाती है। इसके अंदर क्या करता है, ऑटो डाइजेशन। क्या करता है, आपका जो पेनक्रियाज है वो अपने आप को क्या करता है, ऑटो डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वहां क्या होने लग जाता है, इन्फेक्शन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि विच फाइंडिंग इज नोटेड ऑन असेसिंग ए चाइल्ड विथ स्केबीज। कहने का मतलब है कि आप एक स्केबीज का पेशेंट है या बच्चा है जिसकी आपका स्किन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो स्किन पे जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो कैसी क्या चीजें दिखाई देगी। तो याद रखिएगा, उसकी स्किन पे ग्रे थ्रेड लाइक क्या दिखाई देंगी, लाइन दिखाई देंगी। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, a nurse assist in endotracheal intubation. The doctor advised to maintain cuff pressure between 20 to 25 mm of Hg. What is the complication of loose cuff pressure? यानी का मतलब है कि जब अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब अपन डालते हैं तो उसका कफ का प्रेशर होता है वो यदि कम हो जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो देखिएगा, कफ का जो प्रेशर होता है उससे दो चीज होती हैं। पहले तो आपकी ईटी ट्यूब क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, लोकेशन की बार बार चेंज नहीं होती। कहने का मतलब डिसलोजमेंट वहां से नहीं हो। दूसरा क्या होगा, जब आपका कफ वहां लगाया होगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो आपके रेस्पिरेटरी के जो भी सिक्रेशन है वो कहाँ नहीं जाए, आपके लंग्स के अंदर नहीं जाए। ऑप्शन में अपन चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, रिस्क फॉर एस्पिरेटर निमोनिया। बिल्कुल सही बात है, यदि कफ लूज होगा तो ये जो सिक्रेशन है वो किस में चले जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे और मरीज को क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेकियल ब्लीडिंग क्या होती है, प्रेशर नेक्रोसिस क्या होता है और इस्चेमिया। यदि आपका कफ है ये यदि डिसलोजमेंट हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से इसका प्रेशर ज्यादा हो गया तो सबसे पहले वहां टिश्यू पे क्या डालेगा, वो प्रेशर डालेगा, तो वहां क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके बाद में यदि ज्यादा आपने और प्रेशर डाल दिया तो वहां से क्या होगा, टिश्यू में क्या डेवलप होगी, नेक्रोसिस डेवलप होगी, सॉरी इस्चेमिया डेवलप होगा। इस्चेमिया डेवलप होकर वहां की टिश्यू क्या हो जाएंगे, नेक्रोटाइज हो जाएंगे। ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्या बता रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा होने के क्या बता रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन। तो ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है कि आपका कफ का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, मरीज को एस्पिरेट निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन हम मरीज को देते हैं तो जो मास्क विभिन्न प्रकार के मेथड यूज करते हैं उसमें जो वेंचुरी मास्क जो यूज लिया जाता है उसका क्या एडवांटेज है। तो याद रखिएगा, जब आप वेंचुरी मास्क अपन यूज करते हैं तो उसका एक ही एडवांटेज है, डिलीवर प्रीशियस एंड हाई और एक्यूरेट में अपन क्या करते हैं, एक्यूरेसी यदि आपकी ऑक्सीजन की रखनी है उसके लिए आपको क्या यूज करते हैं, वेंचुरी मास्क अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन डिलीवर्ड क्विकली फॉर शॉट, तो आपका कैथेटर और कैनुला से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद में अपन बात करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड एक्यूरेटली, इसके लिए अपन लेते हैं नॉन रीब्रीथिंग मास्क। क्या लेते हैं, नॉन रीब्रीथिंग। ये हाईएस्ट ऑक्सीजन क्या करता है, डिलीवर्ड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। कहने का मतलब है सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे कौन से कारण हैं या कौन सा स्टेटमेंट है जो किसके बारे में बता रहा है, पोस्ट नेक्रोटिक के बारे में बताता है। तो देखिएगा, यदि आपका
सिरोसिस ऑफ लीवर हार्ट की वजह से डेवलप हो रहा है या हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कोर परमोनल या पेरिकार्डियस। कहने का मतलब यहाँ जो सिरोसिस ऑफ लीवर जो डेवलप हो रहा है वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक सिरोसिस बोलेंगे। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, एसोसिएट विथ एल्कोहल एब्यूज, के यदि मरीज है वो एल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है और एल्कोहल की वजह से यदि आपका सिरोसिस डेवलप हो रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक सिरोसिस बोलेंगे। उसके बाद में अपन बात बोलेंगे कि क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यदि आपका सीवीडी या अदर ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यदि होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन सिरोसिस के बोलेंगे। अब बचता क्या है, यदि आपका पोस्ट नेक्रो सिरोसिस ऑफ लिवर किसी भी वायरल या टॉक्सिक हेपेटाइटिस की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी की वजह से हो गया या फिर किसी ड्रग्स की वजह से हो गया, इस प्रकार के जो सिरोसिस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एबीओ ब्लड ग्रुप, तो इसका आंसर सीधा सीधा है सी ऑप्शन है इसका। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, ये जो बताया था ये मंकी में सबसे पहले क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच इज द ओनली इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लासेंटा टू फीटस। कहने का मतलब क्या है कि मदर से लेके फीटस की ओर कौन सी जो आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स है वो क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है। तो याद रखिएगा IgG जो होती है वो क्या होती है, प्लासेंटा के द्वारा मदर से लेके फीटस की ओर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, A nurse caring for patient on diuretics therapy, nurse would monitor the patient which acid base disorder। कहने का मतलब क्या है कि एक मरीज है वो डायरेटिक्स थेरेपी पे है तो उसका कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर होता है। देखिएगा मैंने एल्कलोसिस और एसिडोसिस, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी के बारे में पहले एक वीडियो बना रखा, उसमें वो भी आप देख सकते हैं। देखिएगा मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी यदि होगा तो जो गड़बड़ होगी वो किस में मिलेगी, लंग्स के अंदर O2 और CO2 को देखते हैं। उसके बाद में अपन मेटाबॉलिक की बात करें तो अपन क्या देखते हैं, बाइकार्बोनेट्स को अपन देखते हैं, जिसके अंदर आपका सिस्टम होता है वो क्या होता है, किडनी होता है। तो डायूरेटिक थेरेपी दे रही है तो सीधा सीधा किस में जाएगा, वो किडनी में जाएगा। किडनी में जाएगा तो ऑप्शन पहला तो क्लियर हो गया कि ये कैसा होगा, मेटाबॉलिक होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक होगा। तो दो ऑप्शन तो कट हो गए, रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब ऑप्शन क्या बचा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो जब भी कोई मरीज होता है वो डायबिटिक थेरेपी पे होता है तो H+ आयन का क्या होता है, लॉस ज्यादा होता है। क्या होता है, H+ आयन का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। जब H+ आयन लॉस ज्यादा होंगे तो अमाउंट किसकी बढ़ेगी, बाइकार्बोनेट। जब आपकी H+ की संख्या बढ़ती है तो कैसा होता है, एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस होता है। और बाइकार्बोनेट जब बनता है तो बढ़ता है तो वो कैसा होता है, एल्कलोसिस। इसके अंदर H+ आयन क्या हो रहे हैं, बॉडी से क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब एसिडोसिस तो नहीं होगा, तो बढ़ क्या रहे हैं आपके बाइकार्बोनेट, तो कैसा होगा, एल्कलोसिस। कैसा एल्कलोसिस होगा, कंडीशन क्या है, किडनी से रिलेटेड है तो मेटाबॉलिक, तो ये होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, लहरी मीटस साइन है वो किसमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो लहरी मीटस साइन में बेसिकली होता क्या है कि मरीज को क्या होता है, ये आपका हेड है और ये क्या है, आपकी स्पाइन है और ये आपके क्या है, हैंड है। क्या है, हैंड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ब्रेन और जो स्पाइन होती है उसमें अचानक एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए। क्या होता है, ब्रेन और इसके अंदर क्या होता है, स्पाइन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मरीज के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट होता है और वो मूव करता है कहां से, आपकी
एक्सट्रीमिटीज की ओर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लहरी मीटस साइन बोलते हैं। ये बेसिकली जो डेवलप होता है वो होता है कि आपका जो न्यूरॉन्स होता है वो न्यूरॉन्स क्या होता है, माइलिन शीथ से क्या रहता है, कवर रहता है, क्या रहता है, कवर रहता है। लेकिन यदि आपकी ये माइलिन शीथ किसी कारण से यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए, डीजनरेट हो जाए, तो आपका नर्व का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, लैरी मीटस साइन क्या होता है, डेवलप होता है। तो देखिएगा जो बीमारी होती है वो होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी माइलिन शीथ है वो बहुत सारी जगह से क्या हो जाती है, न्यूरॉन से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से क्या नहीं होती है, आपकी नर्वस सप्लाई नहीं होती है। जब नर्वस सप्लाई नहीं होती, आपका नर्व का कोऑर्डिनेशन नहीं होता और एक अचानक सडन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लहरी मीटस साइन बोलते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हॉडकिन लाइपोमा। मतलब कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट है जिससे अपन क्या प्रेजेंस करेंगे, हॉडकिंस लाइपोमा देखेंगे। बेसिकली हॉडकिंस लाइपोमा का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, या जिसको बोल सकते हैं WBC होती है, उसका बेसिकली क्या होती है, ये मैलिग्नेंसी होती है, क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो यदि वाइट सेल बॉडी का या वाइट सेल जो होती हैं ब्लड की, यदि उसका जो कैंसर होता है, उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, हॉडकिंस लाइपोमा बोलते हैं। जो जब इसको डायग्नोसिस करते हैं तो क्या करता है, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं रेड स्टेनबर्ग सेल्स। क्या बोलते हैं, रेड स्टेनबर्ग। तो याद रखिएगा, हॉडकिंस लाइपोमा के अंदर जब अपन लिम्फ नोड का असेसमेंट करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं तो उसके अंदर क्या मिलती है, रेड स्टेनबर्ग सेल देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एनासीरी का। इस फीचर ऑफ एनिसेरी का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, सीधा सीधा पूछा जाता है ईडीमा, कि ईडीमा का फीचर है वो किस में देखने को मिलता है। कहने का मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं, जनरलाइज जो ईडीमा है वो कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा जनरलाइज जो ईडीमा है वो कौन कौन सी कंडीशन में मिलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। देखिएगा ये आपका राइट साइड है और ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट है। यदि आपका ये फेल हो जाए, ये फेल हो जाएगा तो ये यहां से क्या नहीं होगा, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से ब्लड रिसीव नहीं करेगा। ब्लड रिसीव नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, आपका फ्लूइड क्या रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा। एक्यूमुलेट रहेगा तो धीरे धीरे वहां क्या होने लग जाएगा, ईडीमा होने लग जाएगा। लेफ्ट साइड का यदि हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो कहां से रिसीव हो रहा है, पल्मोनरी से, आपके लंग्स से रिसीव हो रहा। तो कहने का मतलब आपका ब्लड है वो धीरे धीरे कहाँ इकट्ठे होने लग जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम में। कहने का मतलब लंग्स के अंदर आपका क्या होने लग जाएगा, ब्लड क्या होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा। उसके अंदर तो क्या नहीं होगा, एडीमा। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, जो राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है उस कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है वो राइट साइड में, या जो आपका ब्लड है वो राइट साइड में फिलअप नहीं हो पाता, जिसके कारण ये फ्लूइड धीरे धीरे किस में इकट्ठा होने लग जाता है, आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है और जनरलाइज ओडीमा देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लेफ्ट राइट साइड हार्ट फेलियर, इसका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं हु इंट्रोड्यूस द टर्म कल्चरल लेक। कल्चरल लेक का मतलब होता है आपकी जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच में जो गैप होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कल्चरल लेक। भौतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई जो भी थिंग्स होती हैं, जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई वस्तु बनाई, ये आपकी क्या कहलाती है, भौतिक संस्कृति कहलाती है। अभौतिक संस्कृति का मतलब वो होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, आपके मूल्य होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ये आपके क्या कहलाती हैं, अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो क्या कहलाता है, कल्चरल लेक कहलाता है। और इसके बारे में जो बताया था उस साइंटिस्ट का नाम है विलियम्स एफ ओमबर्ग ने। किसने बताया था, विलियम्स एफ ओमबर्ग ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, व्हेन ए पर्सन चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ऑफ इक्वल स्टेटस। कहने का मतलब है कि आपका स्टेटस क्या है, सेम है, पोजीशन कहां से कर रहा है, कहां से कर रहा है,
पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, लेकिन इक्वल किस टू स्टेटस। देखिएगा ये सोशल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, अपवार्ड सोशल मोबिलिटी, कहने का मतलब है कि कोई गरीब आदमी है, वो गरीब है और पैसे कमा के कहाँ पहुंच गया, वो ऊपर पहुंच गया, तो उसे कौन सा मोबिलिटी बोलेंगे, अपवार्ड मोबिलिटी बोलेंगे। यदि कोई आदमी गरीब है, वो लॉस आके किस में चला गया, वो अमीर आदमी है, वो क्या हुआ, लॉस होने के बाद में किस कैसा बन गया, गरीब बन गया, उसे बोलेंगे अपन डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, आपका जो पर्सन है वो ना तो ऊपर जाता है ना कहाँ जाता है, लो से नीचे जाता है, वो केवल और केवल किस में रहेगा, सेम लाइन में रहेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब ऊपर या फिर नीचे बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ऑफ इक्वल स्टेटस, कहने का मतलब है उसका स्टेटस सेम है, ना तो वो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बोलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।